अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी केस स्टडी की। केस स्टडी क्या होती है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, वो क्यों हेल्पफुल होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केस स्टडी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनस लाइफ एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, केस स्टडी में किसी एक बंदे की, ठीक है, किसी एक बंदे की उसकी लाइफ के बारे में, उसको जो भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई उसको डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो उस पे सिर्फ बात हो रही होती है, ठीक है, उसी की हिस्ट्री की, उसी के प्रेजेंट सिचुएशंस की और उसी के सिम्टम्स की, मतलब जो भी उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो किस बिहाफ पर हुआ है, आया वो उसकी हिस्ट्री में कोई मसला मसाइल है या प्रेजेंटली उसको कोई इशू हो रहा है, ठीक है, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से उसको वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, क्या सिम्टम्स वो शो कर रहा है उस प्रॉब्लम के। ये सारी चीज़ें जब एक ही इंसान पे इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस हो रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, ये हमें इसमें क्या करता है, क्लिनिकल जो क्लिनिशियंस होते हैं वो देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम इंसान को हुआ है, ठीक है, जो भी उस बंदे को हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है, वाई द प्रॉब्लम डेवलप्ड एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट, ठीक है, वो ये भी देखते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, कॉजेज़ भी देखते हैं प्रॉब्लम के एंड एज वेल एज ट्रीटमेंट भी देते हैं कि इसको जो मसला हुआ है इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, वो उसको ट्रीट भी करते हैं, ठीक है। ये होता है केस स्टडी में, ठीक है। केस स्टडी में अब क्या होता है कि क्लिनिशियंस जो होते हैं वो अपना रिकॉर्ड रखते जाते हैं, साथ साथ जो भी चीज़ें उन्हें पता चल रही होती हैं ट्रीट करने के लिए, मतलब कॉजेज़ जो जो पता चल रहे हैं उनको नोट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी को, फ्राइड जो थे वो क्या करते थे, फॉर्मल केस स्टडी, मतलब एक फ़ाइल बना लेते थे जिसमें वो सारे कॉजेज़ और वो मतलब उस प्रॉब्लम को लेकर सारे कॉजेज़, उसका फिर ट्रीटमेंट जो भी कोई वो कर रहे होते थे उसको नोट करते जाते थे और फिर दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करते थे। तो उस तरह वो फाइंडिंग क्या होती हैं, सिक्योर हो जाती हैं केस स्टडी में। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि केस स्टडी में क्या होता है, क्लिनिशियन जो है वो अंडरस्टैंड भी कर रहा होता है, ट्रीट भी कर रहा होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम होता है अंडर डिस्कशन, जो भी कोई पेशेंट है उसको जो भी कोई मसाइल है, तो जो क्लिनिशियन होता है वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, उसके कॉजेज़ बताता है एज वेल एज उसका ट्रीटमेंट भी देता है, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि केस स्टडीज़ जो है वो नोमोथेटिक रोल प्ले कर रही होती हैं, मतलब लेड्स टू, अगर देखा जाए तो पहले ये आइडियोग्राफिक है, आइडियोग्राफिक मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं और नोमोथेटिक जो लार्ज स्केल पे होती हैं। तो केस स्टडीज़ पहले इंडिविजुअल होती हैं, ठीक है, मतलब एक इंसान पे डील किया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इसको आप बड़े स्केल पर भी लेके जा सकते हैं, जब एक ही चीज़ पे ज़्यादा सारी केस स्टडीज़ होंगी और सब एक ही फाइंडिंग दे रही होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, नोमोथेटिक अप्रोच बन जाएगी, मतलब आप उसको जनरल देखेंगे कि हाँ जी ये बात अब सब में हो रही है, ठीक है। तो इस तरह केस स्टडीज़ जो हैं वो इट लेड्स टू द नोमोथेटिक रोल्स एज वेल। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी स्ट्रेंथ्स ऑफ केस स्टडीज़। केस स्टडी जो है वो क्या क्या करती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ अबाउट बिहेवियर एंड ओपन द वेज फॉर डिस्कवरीज। केस स्टडी क्या करती है, हमें नए नए आइडियाज़ देती है किसी भी बिहेवियर के बारे में, ठीक है, नई नई डिस्कवरीज हमें मिलती हैं। अब जिस तरह आप देखें कि फ्राइड की जो थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस है वो टोटली जो है वो किस चीज़ पे बेस करती है, उनकी केस स्टडीज़ पे, ठीक है। उन्होंने प्राइवेटली सब जो उनके थे पेशेंट्स उनको वो डील करते थे और फिर वो थेरी वो उनको इकट्ठा करते गए, नोट्स बनाते गए, प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करते गए, ठीक है। और एंड में उन्होंने एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो इवॉल्व किया, वो कौन सा है, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो एक न्यू आइडिया, एक न्यू अप्रोच अबाउट बिहेवियर, न्यू डिस्कवरी जो है वो कहाँ से हमें मिल रही है, केस स्टडीज से मिल रही है, ठीक हो गया। दूसरा ये कि केस स्टडी जो वो क्या करती है, टेंटेटिव सपोर्ट फॉर अ थेरी, एक थेरी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक थेरी की जो अजम्पशंस होती हैं उनमें वो हेल्प कर रहे होते हैं, कोई भी मतलब कोई भी थेरी अगर प्रेजेंट की जा रही है तो उससे पहले जो जो बातें अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, थेरिस्ट वो क्या करते हैं, मतलब कि हम पहले ये एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं, तो लेकिन वो अजम्पशन जो दे रहे होते हैं उसके लिए उनको कोई ना कोई पहले प्रूफ चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई एक्यूरेसी के लिए उनको एक चीज़ चाहिए जिस बिहाफ पर वो कह सकें कि हमने ये बात क्यों एज्यूम की है, ठीक है। तो वो एजम्पशंस की जो उन्हें मतलब मिल रही होती है सपोर्ट, वो ले सकते हैं कि केस स्टडी से, कि फ़लाँ केस स्टडी में ये बात पहले से प्रूव्ड है इसलिए मैंने ये थेरी में एजम्पशन ली है, ठीक है। इस तरह केस स्टडीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं थेरी के एजम्पशन में और एक थेरी को बनाने में, जिस तरह साइको एनालिसिस थेरी वगैरह जो भी बनी है वो केस स्टडीज़ की बिहाफ पर बनी है। स्टार्ट में केस स्टडीज़ ही होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती गई। उसके अलावा क्या होता है, केस स्टडीज़ में क्या होता है, यूनिक एप्लीकेशंस पता चलती हैं किसी एक एग्जिस्टिंग केस के लिए, हमें जो ऑलरेडी टेक्निक्स पता होती हैं पहले ही उन्हीं को नए रंग से देखना, नए तरीके से अप्लाई करना, ये सब चीज़ें केस स्टडीज़ में
आ जाती हैं, ठीक है। अब जिस तरह साइको एनालिटिक प्रिंसिपल, पेशेंट्स जो है से दैट बेनिफिट फ्रॉम डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवरिंग अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कॉजेज, फॉर एग्जांपल रूट्स फ्रॉम द, अब जिस तरह वो कह रहे हैं कि साइको एनालिटिक प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये फ़ायदा होता है जब वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है उनके अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी कॉजेज पता चल रही होती हैं, ठीक है। ये साइको एनालिटिक प्रिंसिपल की बात कर रहा है, लेकिन ये वाली बात कहाँ से हमें पता चली है, एना ओ जो केस था फ्राइड का, ठीक है, जिसमें जोसेफ ब्रेयर ने उनकी हेल्प की थी साथ साथ, तो दोनों ने मिलकर किया था, उस केस से हमें ये बात पता चली है, ठीक है। मतलब अब एक ही एग्जिस्टिंग, अब जिस तरह आप देखें जो हिप्नोसिस था, हिप्नोसिस की टेक्निक जो है वो पहले से आई हुई थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया फ्राइड ने, उसी टेक्निक को एक नए अंदाज में यूज़ किया, ठीक है। वो टेक्निक एग्जिस्टिंग थी, हिप्नोसिस की टेक्निक पहले ही थी, लेकिन फ्राइड ने उनको नए अंदाज से यूज़ किया अपने इस केस स्टडीज़ में एनआओ के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है केस स्टडीज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अनयूजुअल प्रॉब्लम्स। अब जिस तरह अगर आप देखें तो ओवरऑल जनरल जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, जो सबको हो रहे होते हैं, वो तो हर कोई डिस्कस कर लेता है, ठीक है, वो सबका मेन फोकस बन जाता है, जो जनरल हो रहे होते हैं हर किसी को हो रहे होते हैं, लेकिन जो अनयूजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जो किसी किसी को होते हैं, हर किसी को नहीं होते, ठीक है, रेयर केसेस होते हैं, तो उनको किस तरह फिर देखा जाए, जो इग्नोरेंस में चले जाते हैं लेकिन होते तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी वैल्यूएबल, उनको भी डील करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से डील होती हैं, केस स्टडीज से होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लो स्केल पे हो रही होती है, मतलब थोड़े थोड़े लोग आ रहे होते हैं जो क्लिनिक में, और वो मतलब थोड़े थोड़े लेवल पर हो रही होती है, तो ये लार्जर ऑब्जर्वेशंस की बजाय छोटे छोटे अनयूजुअल प्रॉब्लम्स को भी डील करी होती है केस स्टडी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, अब जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये वाली जो टेक्निक है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट केस स्टडीज से ही मिली हैं। अब जिस तरह कुछ केस स्टडीज थी इस तरह जिनको कहा जाता है कि 3 फेसेस ऑफ ईव, अ क्लिनिकल अकाउंट ऑफ क्रिस साइजमोर, अ वुमेन हु डिस्प्लेड 3 अल्टरनेटिव पर्सनैलिटीज। अब ये सारी केस स्टडीज़ हैं, ठीक है, और ये इससे मतलब इन सब केस स्टडीज़ में हर किसी का क्या था, अलग अलग मेमोरीज थी, हर किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे, प्रेफरेंसेस डिफरेंट थे, उनके हैबिट्स वगैरह सब कुछ डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये केस स्टडीज़ थे अलग अलग, लेकिन ऐसा ऐसा इन्हीं चीज़ों ने आगे हमें एक बड़ा डोमेन दिया जो कि क्या है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक हो गया, हर किसी में अभी अलग अलग होते हैं, सही हो गया। ये थी हमारे पास जी केस स्टडीज़ की स्ट्रेंथ। उसके बाद आती हैं जी लिमिटेशंस। बेसिकली 4 लिमिटेशंस हैं केस स्टडीज़ की, ठीक है। इसमें क्या है, बायस्ड ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव एविडेंस, लो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, एंड प्रोवाइड लिटिल बेसिस फॉर जनरलाइजेशन। अब इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड बाय बायस्ड ऑब्जर्वर्स, ठीक है, दैट इज़ बाय थेरेपिस्ट हु हैव अ पर्सनल स्टेक इन सीइंग देयर ट्रीटमेंट्स सक्सीड। वो कह रहे हैं कि जो भी थेरेपिस्ट होते हैं जो इसके साथ डील कर रहे होते हैं केस स्टडी में, तो उनकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है कि जो भी वो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो कामयाब होना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल होना चाहिए, उनकी अपनी वो एक उसके साथ बन जाती है, मतलब उम्मीद लग जाती है, ठीक है, कि ये सही होगा। तो जब आप एक उम्मीद लगा लें, अच्छी या बुरी, जिस तरह से भी आप उसको एक लगा लें कि ये इस तरह होना चाहिए, तो वही तो बायसनेस होती है, ठीक है। तो जब वो बायस्ड हो जाते हैं, उस मतलब उनकी अपनी बायसनेस हो जाती है कि ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो खुद ब खुद उसी तरह से उसको अप्लाई करते हैं और उसी तरह से एज्यूम करते हैं कि ऐसे ठीक हो गया, ठीक है। तो मतलब उनकी बायसनेस आ जाती है, हो सकता है जिस तरह से वो अप्लाई कर रहे हों चीज़ वो उस तरह से नहीं ठीक हो, लेकिन क्यों वो उस तरह से उसको देख रहे हैं तो उनको लग रहा हो कि वो ठीक है, असल में हुई वो किसी और वजह से ठीक हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायसनेस आ जाती है, अब इसमें 100% एक्यूरेसी का चांस ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है कि रिलाई ऑन सब्जेक्टिव एविडेंस, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल लेवल पे और ऑब्जेक्टिव होता है जो ओवरऑल हो रहा होता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्टिव एविडेंस है, मतलब एक बंदे का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, किसी और का और मसला हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक ही डिजीज़ है लेकिन इस बंदे को जिस वजह से हुई है दूसरे को किसी और वजह से हो जाए, तीसरे को किसी और वजह से हो जाए, मतलब ये सब्जेक्टिव एविडेंस दे रही है। ट्रीटमेंट भी इसी तरह से थोड़ा सब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा है जी केस स्टडीज लो ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या मतलब है, व्हेन इन्वेस्टिगेटर्स, इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है, when investigators are able to rule out all possible causes except one, a study is said to have internal accuracy or validity। मतलब जब क्या हो कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, जो भी कोई क्लिनिशियन है, कोई भी बंदा है,
तो कोई भी स्टडी वो कर रहा है और उसका वो सिर्फ सारे कॉजेज़ बता दे लेकिन एक ना बता सके, ठीक है? ऑलमोस्ट सब कॉजेज़ जो केस चल रहा है उसके इंटरनल जो कॉजेज़ हैं कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो जिस वजह से हुआ है उसके कॉजेज़ अगर वो सारे बता दे डिटेल में, ठीक है? एक्सेप्ट वन, मतलब ऑलमोस्ट बता दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल वैलिडिटी है। मतलब कोई भी केस जिसके इंटरनल कॉजेज़ आपको पता चल जाएँ ऑलमोस्ट, ठीक है? तो आप उसको कहते हैं कि इट्स स्कोर ऑन हाई इंटरनल वैलिडिटी, मतलब स्कोर उसका जो हाई इंटरनल वैलिडिटी है वो हाई है, ठीक है? और अगर नहीं हो तो उसको हम कहते हैं कि लो इंटरनल वैलिडिटी। अब आप देखें तो केस स्टडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, लो इंटरनल वैलिडिटी होती है उनके अंदर, क्योंकि जिस तरह हमारे पास अगर केस स्टडी में देखें कि अगर एक बंदे को हिस्टेरिया हुआ है, ठीक है, वो जिस वजह से हुआ है, ठीक है, उसके और कॉजेज़ होंगे, किसी और के और कॉजेज़ हो सकते हैं, दूसरे के और कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हर किसी के कॉजेज़ डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्लिनिशियन जो है वो हर किसी के कॉजेज़ नहीं बता सकता एक केस स्टडी की बेस पे, ठीक है, या 2 की बेस पे वो सब कॉजेज़ नहीं बता सकता कि सबको इस वजह से हो रहा है, ठीक है? हर किसी के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इस लिहाज से केस स्टडीज़ इंटरनल वैलिडिटी में लो स्कोर कर रही होती हैं, क्योंकि वो सब कॉजेज़ नहीं बताती हैं कि सारों लोगों को किस वजह से ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? और इसके उल्ट हमारे पास होती है, इसके साथ साथ होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है? व्हेन द फाइंडिंग्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द इमीडिएट स्टडी, द इन्वेस्टिगेशन इज सेड टू हैव एक्सटर्नल एक्यूरेसी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो भी कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी आप कोई केस डील कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर उसकी फाइंडिंग्स को आप जनरलाइज कर सकें, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं कि उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, ठीक है? जनरलाइज का क्या मतलब है कि आप उसको ओवरऑल पूरी दुनिया पे अप्लाई कर सकें। जिस तरह आपने बताया कि इस केस में ये जो ट्रीटमेंट मैंने दिया है, ठीक है, यही ट्रीटमेंट इसी मसले के लिए आप हर जगह दे सकते हैं, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल हिस्टेरिया के बंदे को इस चीज़ से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है? तो कोई भी हिस्टेरिया का बंदा हो, किसी भी वजह से उसको हिस्टेरिया हो, तो अगर आप उसको ये ट्रीटमेंट दें तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब इसकी जो फाइंडिंग, जो मैंने इसका जो ट्रीटमेंट दिया है, मैंने जो इसके कॉजेज़ बताए हैं या मैंने जो इसका ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है, जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो सिर्फ इस बंदे के लिए नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है, वो हर हिस्टेरिया वाले बंदे के लिए यही कॉजेज़ हैं। अगर आप ये वाली फाइंडिंग दें, मतलब आपकी ये थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया पे अप्लाई हो सकती है, हर जगह पे, सिर्फ मेरे इमीडिएट स्टडी, मेरे केस के अलावा हर जगह भी, सिर्फ मेरे केस पे नहीं, हर जगह अप्लाई की जा सकती है, तो उसको आप कहते हैं कि इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है, कि उसको आप एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं, उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। और इसमें अगर एग्जांपल पे देखें तो केस स्टडीज़ जो है उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होती है, क्योंकि उनकी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ उसी केस के लिए होती हैं, ठीक है? उसी केस में, उसी स्टडी में जिस ट्रीटमेंट से उसने ट्रीट किया है क्लिनिशियन ने अपने बंदे को, ठीक है, पेशेंट को, तो वो उसी को सिर्फ ट्रीट किया जा सकता है। बाकी दुनिया पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बात की बात है, लेकिन केस स्टडी ये बात नहीं बताती है, ठीक है? इस लिहाज से केस स्टडी जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी पे भी लो स्कोर करी होती हैं और इंटरनल वैलिडिटी पे भी लो स्कोर करी होती हैं, ठीक हो गया? दूसरा, हम इनको जनरलाइज भी नहीं कर सकते। ये थे हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। और हमारे पास थे ये लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडीज़ एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ केस स्टडीज़ एंड द केस स्टडी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।